लैंग्वेज स्ट्रक्चर, कि उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है ना। अब उस स्ट्रक्चर में हमने आपको उसकी 6 इकाइयाँ बताई थी। 6 थी कि 5 थी? 6। चलो ठीक, याद है तुम्हें। तो उन 6 इकाइयों में सबसे पहली इकाई क्या थी? ध्वनि। तो मैंने कहा था ना कि हर एक उसकी एक एक इकाई को हम पूरे विस्तार के साथ तुम्हें समझाते चलेंगे। तो आज हमने उसकी सबसे पहली इकाई ध्वनि को लिया है। जैसे कि थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा आज भी बता देते हैं शुरू करने से पहले कि ध्वनि क्या है। ध्वनि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। कैसी इकाई है? लघुत्तम, यानी बहुत छोटी। जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनमें एक कंपन पैदा होती है, और वो कंपन जब श्रोता के कानों में जाती है तो उसे एक आवाज स्वरूप सुनाई देती है। हमारे वाग यंत्रों से जो ध्वनि निकलती है उसका हम भाषा विज्ञान में अध्ययन करते हैं। अब ध्वनि क्या है समझते हैं। ध्वनि ध्वन धातु में इन प्रत्यय लगाने से बनी है, जिसका अर्थ होता है शब्द करना या आवाज करना। ठीक है, उसमें भी पहले बताया था कि किस प्रकार से नए नए शब्दों का निर्माण होता है, उपसर्ग लगाने से, प्रत्यय लगाने से। तो ऐसे ही ध्वनि शब्द में इन प्रत्यय लगाया गया है तो इसकी उत्पत्ति हुई है। अब ध्वनि को उस दिन भी हमने बता दिया था शॉर्टली, स्वर और व्यंजन 2 में इसका वर्गीकरण किया गया है। अब हम इसका पहला ले लेते हैं, स्वर। हर भाषा में स्वर अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ए, री रह गया, री, ए, आई, ओ, औ, है ना। ये 11 स्वर हैं। अब स्वर होता क्या है? स्वर होता क्या है, अब सुनिए इसे ध्यान से। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, या जिन इनका उच्चारण किया जाता है, तो वायु जो है वह मुख विवर से कहीं पर भी बाधित नहीं होती है, सीधी निकलती है। मुख विवर क्या है? हमारा ये हिस्सा होता है ना। यहाँ से ये जो इतना पूरा हिस्सा है, कंठ, तालु, ये जितनी भी हमारी चीजें आती है, दंत, होष्ठ, मतलब उनसे बिना बाधा के जो आवाज निकलती है वह स्वर होते हैं। और इन स्वरों को बोलने के लिए अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक किया जा सकता है ना। ये स्वर होते हैं। और हिंदी भाषा में 11 और अंग्रेजी भाषा में 5 होते हैं। अभी बताया हमने कि हर भाषा में कुछ समानताएं होती है, कुछ विषमताएं होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे स्वर, है ना। अब आती है बारी व्यंजन की। ठीक, अब व्यंजन क्या होते हैं? अब ये वो ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की हेल्प, उनकी आवश्यकता होती है बोलने में। स्वरों को बिना व्यंजनों को बिना स्वर की मदद के नहीं बोला जा सकता। और जब इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी प्रश्वास वायु, जो हम एक बार गहरी सांस लेके जब जो शेष वायु हमारे फेफड़ों में बच जाती है उसको प्रश्वास बोलते हैं। जब वो वायु हमारे वाग यंत्रों से बाहर निकलती है, मुख विवर से टकरा कर निकलती है, यानी बाधित होती है। जब हम ये व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें 2 मुख्य बातें क्या हैं। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर ध्वनि की आवश्यकता होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो प्रश्वास वायु हमारे मुख विवर से बाधित होकर या टकराकर निकलती है, वे व्यंजन होते हैं।
ठीक है, जो कि क ख ग कचट तप भी जिनको हम बोलते हैं। उसमें व्यंजन में और भी आते हैं, अंतस्थ है, ऊष्म है, पार्श्विक है, लंठित है, ये सब हमारे व्यंजन में ही आते हैं। अब आगे चलते हैं कि जो ध्वनि है यानी जो आवाज है, भाषा का देखो किस प्रकार निर्माण हो रहा है। जो ध्वनि है उनको हमने दो में बांटा, स्वर और व्यंजन। अब इसी चीज में जो थोड़ा सा अंतर आता है, एक चीज और है जिसे हम शामिल कर सकते हैं, बलाघात। क्या? बलाघात। अब आप सोच रहे होंगे कि बलाघात कौन सी बला आ गई है ना। अब मैं इसे भी बता दूं बलाघात का। तो बलाघात वो होता है जब किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में किसी भी चीज एक विशेष शब्द पर जोर देकर बोला जाता है, यानी बल यानी प्रेशर दिया जाता है उस पर, वो बलाघात कहलाता है। जैसे कि मुझे एक गणित की पुस्तक चाहिए, मुझे एक गणित की पुस्तक चाहिए, और इसमें जो अंडरलाइन हो रहा है एक, तो जब हम इसे बोलेंगे तो पता है एक पे प्रेशर लगा के बोलेंगे। कैसे कहेंगे देखना, अब तुम अंतर देखना। मुझे एक गणित की पुस्तक चाहिए, तो तुम्हें लगेगा फोकस किस चीज पर था? एक पर। एक पर तुम्हें समझ जाओगे कि जिसको चाहिए उसे सिर्फ एक गणित की पुस्तक चाहिए, तो ये बल था, प्रेशर एक चीज पर दिया गया। किस पर? एक पर। तो ये हुआ बलाघात। तुम खुद यूज करते हो ना, लेकिन ये पता नहीं होता कि हम इसे बोलते क्या है ना। अब देखो दूसरा सेंटेंस यही होगा सेम, मुझे एक गणित की किताब चाहिए। तो अब किस पर है? अंडरलाइन देखो मैंने यहाँ कर रखी है। अब बोलने में तुम्हें किस पर भी लगा बताओ? गणित पर लगा ना बल। यानी अब इसमें क्या महसूस हो रहा है कि जो बंदा है ना उसे और कोई किताब नहीं, केवल गणित की चाहिए। यहां पर हम एक तरीके से बल महसूस हो रहा है कि उसे कोई और सब्जेक्ट नहीं, केवल गणित की चाहिए, है ना। यहां बल एक पर था तो लग रहा था कि गणित की तो है, लेकिन केवल एक ही चाहिए, यानी 2, 3, 4 मात्रा वाली चीज यहां पर शो हो रही थी कि वो नहीं चाहिए, उसे केवल एक चाहिए। दूसरा जो बल प्रयोग किया गया, मुझे एक गणित की पुस्तक चाहिए, तो यहां पर हो रहा है एक सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब बंदे को जो किताब चाहिए वो कोई और विषय की नहीं, केवल गणित की चाहिए। तो ये जो बलाघात जो हम यूज करते हैं ये भी ध्वनि में ही शामिल है, क्योंकि ध्वनि ही तो हो रही है। वहां पर हमने बल दे के बोला, वहां पर हमने दूसरे शब्द पर बल दिया। तो जिस पर भी हम बल देते हैं वही चीज हाईलाइट होकर सामने वाला जो श्रोता होता है वो समझ जाता है कि उसका मेन उद्देश्य किस चीज को लेना या देना है ना। और अगला आता है ध्वनि में ही संधि, है ना। अब संधि ये होती हैं स्वरों को मिला के जो हम एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं, है ना। इससे भी शब्दों का निर्माण हो जाता है और होते वही स्वर व्यंजन है ना। अब देखिए कैसे कैसे होता है, ह्रस्वीकरण करके, है ना, दीर्घीकरण करके जो कम मात्रा का लगता है जिसमें कम समय लगता है, और उससे जो ज़्यादा समय लगता है दीर्घीकरण करके। ये एक प्रकार से आप समझ सकते हो संधि के प्रकार भी हैं, है ना। दीर्घीकरण करके यानी कि अगर हमने यहाँ पर अ मात्रा का यूज किया था तो दीर्घीकरण में हम आ का करेंगे, तो इससे डबल हो गया ना, समय जो था दीर्घीकरण हो गया। इस प्रकार संधि का घोषीकरण करेंगे। लोप, लोप अब सोच रहे होंगे लोप क्या होता है। लोप है किसी एक शब्द का हट जाना, ठीक है। तो अब उसमें था घोड़े पर सवार, देखो लोप दिखाती हूं मैं तुम्हें, घोड़े पर सवार, इसको हमने संधि बना के कर दिया घोड़सवार। अब देखो एक नया शब्द बन गया कि नहीं, अब इतने लंबे की जरूरत नहीं, यानी लोप हो गया। अन्य जो चीजें आई उन सब का लोप हो गया। लोप माने हट जाना, है ना, छुप जाना, तो वो लोप हो गया उसका, तो घुड़सवार हो गया वो, तो वो लोप हो गया उसका। एक होता आगमन, यानी किसी चीज का आ जाना। ऐसे ही जिस प्रकार मैंने लोप का बताया, गायब हुई कोई चीज तो नया शब्द बन गया, ऐसे ही उसमें किसी नई चीज का आ जाना वो आगमन कहलाता है। इन चीजों को भी हम, ये एक अलग टॉपिक है, एक संधि का अलग ही टॉपिक आएगा जिसको हम उसको भी डीपली बताएंगे। फिलहाल हमारा इसमें इतना ही बताना है क्योंकि हम मेन फोकस आज हमारा ध्वनि पर है। तो हमने ध्वनि में स्वर व्यंजन लेते हुए किन किन चीज़ों से बदलाव हमारी ध्वनि के कारण हमारी भाषा में पैदा होते हैं वो बताया है। तो बलाघात और संधि हो गया ये। अब इसमें एक चीज़ और बचती है व्यंजन में। जब हम बोलते हैं ना तो जो हमारी प्राणवायु
जो हम ये सांस ले रहे हैं ना, इसको प्राणवायु बोलते हैं। तो ये प्राणवायु कहीं पर तो हम उसे बहुत जल्दी बोल देते हैं, कहीं पर थोड़ा समय लेके बोलते हैं। तो उसी को जहाँ कम समय लिया जाता है उसको अल्प प्राण बोलते हैं, जहाँ पर किसी शब्द के उच्चारण में ध्वनि उत्पन्न करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उसको हम महाप्राण बोलते हैं। अब कभी भी प्रश्न आ जाता है कि अल्प प्राण या महाप्राण क्या है ना, तो स्टूडेंट गायब हो जाते हैं कि कितना कठिन प्रश्न आ गया कि ये अल्प प्राण या महाप्राण क्या है। तो बता दूं तुम्हें, अल्प प्राण या महाप्राण को समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप एक टेबल बनाइए, कभी नहीं भूलेंगे आप इसको कि अल्प प्राण कौन से होते हैं व्यंजन और महाप्राण कौन से होते हैं। उसके लिए आप एक टेबल बनाइए, मैं अभी टेबल बनाती हूँ आपकी। हाँ, देखिए इसमें हम एक टेबल बना देते हैं। देखो यहाँ मैंने लिख दिया अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण और फिर महाप्राण। ठीक है, अब इनको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, जिसमें कम समय लग रहा है वो अल्प प्राण। तो इसमें वैसे कहा जाता है कि अल्प प्राण वो होता है जो हमारी व्यंजन का पहला और तीसरा अक्षर होता है। तो इसको पहला तीसरा अक्षर कई बार हम भूल जाते हैं कि अल्प प्राण में पहला और तीसरा अक्षर होता है और महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है। तो कई बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम ये टेबल बना लेंगे फिर नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, एक बार अल्प प्राण लिखा, फिर महाप्राण लिखा, फिर अल्प प्राण लिखा, फिर महाप्राण लिखा, और अब सीधा सोच लीजिए कि अब मुझे सिर्फ व्यंजन लिखने हैं। तो समझ लीजिए आपका अल्प प्राण महाप्राण पूरा हो गया। देखो कैसे, यहाँ हम अब आप जब व्यंजन लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे क, ख, ग और घ, ऐसे तो लिखोगे। अब देखो, जो इसमें आ रहा है ये अल्प प्राण, जो इसमें आ रहा है महाप्राण, जो इसमें आ रहा है अल्प प्राण, जो इसमें आ रहा है महाप्राण। अब कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है, तो हम जब ऐसे याद करते थे कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तो बड़े कंफ्यूज होते हैं ना। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे टेबल बनाइए, पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, और फिर सीधा व्यंजन का जो सीक्वेंस होता है उससे लिख दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है और कौन सा व्यंजन महाप्राण है। तो इस प्रकार हमारी जो ध्वनि है ना, उनका प्रयोग करके उनको जब श्रोता सुनता है उन ध्वनियों को तो समझता है। स्वर और व्यंजन के माध्यम से इसे सिखाया। अब हमारा जो फोर्थ भाग होगा उसको हम अगली इकाई, जो ध्वनि से अगली इकाई कौन सी है?